तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोगों ने क्या देख लिए थे, सारे मेथड्स हमने देख लिए थे, जिसमें मैंने आपको इतनी बात बता दी है कि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये दोनों मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं, एग्जामिनेबल भी यही दोनों होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड, आवर्स वर्क मेथड और सम ऑफ डिजिट्स मेथड भी था, तो हमने एक क्वेश्चन उसका कर लिया है। ठीक है, चलें, ठीक है, श्योर जवाद, यू कैन डू दैट। ठीक है, तो तो हमने वो भी कर लिया कि जस्ट इन केस हमारे एग्जाम में ये दोनों इस तरह का कोई क्वेश्चन टेस्ट हो जाता है जिसमें आपके पास ये वाले मेथड्स आपके आते हैं, तो फिर आपको उसके बारे में भी आइडिया हो, राइट। फिर हमने कल जो है वो मैंने आपको टू अकाउंट मेथड और मतलब एसेट कैरिड एट कॉस्ट और एसेट कैरिड एट नेट बुक वैल्यू, वो दोनों सिचुएशंस भी आपको मैंने बता दी थी कि डबल एंट्रीज उसमें हम किस तरह से पास करेंगे, हमारे टी अकाउंट्स कंस्ट्रक्ट किस तरह से होंगे, राइट। और उसमें मैंने आपको कल ये बताया था कि प्रैक्टिकली टू अकाउंट मेथड फॉलो होता है, जिसमें आप एसेट की कॉस्ट को अलग रखते हो और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग आप उसमें अलग टी अकाउंट में करते हो। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है। आपके सामने क्वेश्चन है, विलियम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010 एंड परचेज्ड वेरियस मशीनरीज ओवर द नेक्स्ट 4 years। ठीक है, he has decided to depreciate the machineries on a straight line basis at 25% per annum on cost on the machineries present at the year end। अब ये बात क्या कह रहा है कि वो मशीनरीज को डेप्रिशिएट करेगा ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एट 25% पर एनम ऑन कॉस्ट, राइट। स्ट्रेट लाइन बेसिस है, स्ट्रेट लाइन बेसिस में भी मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में आपको रेट दिया हुआ हो सकता है। तो यहाँ पे देखें, इसमें इन्होंने आपको रेजिडुअल वैल्यू नहीं बताई हुई, इधर उसने आपको यूजफुल लाइफ नहीं बताई हुई, इन्होंने आपको सीधा सीधा क्या बता दिया है, रेट बता दिया। तो रेट को यूज करते हुए हम स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे वो मैंने आपको बता दिया था ना, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, राइट। तो आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है। अब यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द इयर्स 2010, कर लिया ये वाला। ओ अच्छा, मैंने आपको कहा था कि कोशिश कीजिएगा। चलें, ठीक है, जुलेखा आपसे हो गया होगा, मोहसिन से शायद ना हुआ हो। ठीक है, मोहसिन आपने अटेम्प्ट किया, इसको ट्राई किया? नहीं किया, चले ठीक है, इसको कर लेते हैं। जुलेखा, you'll have to bear with us। ठीक है, आप चेक कर लेना कि आपका ये ठीक हुआ नहीं हुआ, सही है। ड्यूरिंग द इयर्स 2010 टू 2013 द फॉलोइंग परचेजेस टुक प्लेस। ठीक है, और अभी आपको अगले तीन चार सालों का 2010, 11, 12 और 13, उसने 4 सालों का आपको बता दिया कि क्या क्या मशीनरीज उसने खरीदी। ठीक है, विलियम प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर, यानी कि उसका ईयर एंड 31 दिसंबर होता है। अब आपको डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज क्या होती है, पहली चीज तो होती है कि डेप्रिसिएशन का मेथड क्या होता है, वो उसने यहाँ पे आपको बता दिया, स्ट्रेट लाइन बेसिस। और दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए कि क्या हमारी फुल ईयर पॉलिसी है या प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। अब जरा यहाँ पे देख के बताएं, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं है फुल ईयर पॉलिसी फॉलो करना है या प्रोपोर्शनेट पॉलिसी फॉलो करना है। जुलेखा, क्या किया आपने? जी जुलेखा, किस किस मेथड से सॉल्व था? ईयर एंड लिखा हुआ है तो फुल ईयर, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये कह रहा है, he has decided to depreciate the machineries on a straight line basis at 25% per annum on cost on the machineries present at the year end। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मशीनरी साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर पे उसको नजर आएंगी, मौजूद होंगी उसके पास, वो सीधा सीधा उसके ऊपर क्या रेट अप्लाई कर देगा, 25%। मैंने जो आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के फॉर्मूलाज दिखवाए हैं, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये फॉर्मूलाज आंसर देंगे पर एनम का, पूरे 12 महीनों का, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो अगर अब जिस तरह यहाँ पे आप देखें 1 जनवरी 2010 को आपने एक एसेट खरीदा,
चले पहले साल तो इत्तेफाक से पूरे 12 महीने ही एसेट यूज हो रहा है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। आप 31 दिसंबर 2010 पे पहुंचे तो आपको एक ये मशीनरी नजर आई। ये जो एक मशीनरी नजर आई है, आपने उसके ऊपर सीधा सीधा क्या अप्लाई कर दिया, 25%। और अगर आपके दिमाग में प्रोपोर्शनेट भी आ रहा था तो उसमें भी कोई मस डिफरेंस नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एसेट आपने पूरे 12 महीने इस्तेमाल किया, राइट। इधर आ जाए, 1 मार्च 2011 दो मशीनरीज आपने खरीदी है 1.5 मिलियन की, ठीक है। जब 31 दिसंबर 2011 आएगा तो आपको 3 मशीनरीज नजर आएंगी। एक मशीनरी तो ये वाली और 2 मशीनरीज ये जो कि आपने इस साल खरीदी हैं, राइट। अब 31 दिसंबर 2011 पे आप क्या करोगे, इनकी पूरी अमाउंट पे, इन तीनों मशीनरीज पे स्ट्रेट 25% लगा दोगे। यानी कि आपने ये नहीं देखना कि जो आपने 2 मशीनरीज खरीदी है इस साल में उनकी डेट क्या थी, आपने उसको प्रोपोर्शनेट करना ही नहीं है। यानी कि इधर वो ये बात कर रहा है ना, जहां पे भी इस तरह से बात करे कि वो अप्लाई करता है स्ट्रेट लाइन बेसिस या रिड्यूसिंग बैलेंस व्हाटसोएवर, एग्जैक्टली ऑन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरीज प्रेजेंट एट ईयर एंड, इसका मतलब है कि बस साल के आखिर पे जितनी भी मशीनरीज प्रेजेंट है उसके ऊपर स्ट्रेट वो रेट अप्लाई हो गया, प्रोपोर्शनेट करेगा ही नहीं वो, ठीक है। बस ये देखेगा मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, चलो जी अप्लाई कर दो इस पे रेट। क्लियर हो गई बात। और वो रेट और ये जो फॉर्मूलाज होते हैं, ये रेट होता है, ये पूरे साल के लिए ही होता है, तो हमने इसके ऊपर प्रोपोर्शनेट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हुआ कि फिक्स फुल ईयर पॉलिसी फॉलो करनी है, लेकिन आपको क्वेश्चन में हिंट इस तरह की दी हुई है कि इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने फुल ईयर पॉलिसी को ही फॉलो करना है, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। प्रोपोर्शनेट के लिए या तो वो बोलेगा कि प्रोपोर्शनेट पॉलिसी फॉलो करनी है, या वो बोलेगा कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज अकॉर्डिंग टू द पीरियड ऑफ यूज। वो आपको पता लग जाएगा, आपको उस पर पता लग जाएगा, ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा। या अगर क्वेश्चन में कोई हिंट भी ना दी हुई हो, ठीक है, ये बात जरा सुन लें, क्वेश्चन में कोई हिंट ना दी हुई हो, ना कोई हिंट दी हुई हो, ना कोई चीज एक्सप्लिसिटली लिखी हुई हो कि जी फुल ईयर पॉलिसी करनी है या प्रोपोर्शनेट पॉलिसी करनी है, और आपको सवाल में डेट्स खास तौर पे नजर आ रही है, जिस तरह डेट्स नजर आ रही है, डेट ऑफ एक्विजिशन, तो आपने कहना है कि इसने डेट ऑफ एक्विजिशन हमें एवी नहीं दी हुई, हमें प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को फॉलो करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना गिवन हो, ना हिंट गिवन हो, ना खास तौर पे लिखा हुआ हो फिक्स या प्रोपोर्शनेट, तो फिर आप क्या फॉलो करोगे, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी, प्रोवाइडेड दैट आपको डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन है। अगर आपको डेट ऑफ एक्विजिशन ही नहीं गिवन तो फिर आपको चारों ना चार क्या करना पड़ेगा, फुल ईयर पॉलिसी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितने महीने एसेट इस्तेमाल हुआ है ईयर ऑफ परचेज में। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रिपेयर अ मशीनरी अकाउंट and accumulated depreciation account and a depreciation account for the years 2010 to 2013। अब इस सवाल में वो कौन सा मेथड फॉलो करने को कह रहा है आपसे, वो स्पेसिफिकली accumulated depreciation account मांग रहा है, यानी कि टू अकाउंट मेथड, ठीक है। और आपसे ज्यादातर टू अकाउंट मेथड ही आपको फॉलो करने को कहा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, राइट, डेप्रिसिएशन के केस में। अब इसको करना कैसे है, अच्छा मैं आप लोगों का ना साथ साथ वो भी बनाई थी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का मैं पेपर एक बना रही हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह कल तक होपफुली आप लोगों से शेयर कर लूंगी। फिर अगले हफ्ते से हम वो प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको जो कहा था ना कि मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दे दिया करूंगी, आप लोगों ने उनको याद करना है, फिर मैं उनकी प्रैक्टिकल जो उनकी एग्जाम्पल्स है ना, जिस तरह का एग्जाम में आता है, डेफिनेशंस भी, और मैं सिनेरियोज दे दूंगी और आपसे पूछूंगी कि उसमें कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो वो हमारा जो छोटा जो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का, वो फिर आखिर में होने के बजाय हमारा फिर अभी ही हो जाएगा। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की क्योंकि तैयारी बच्चे करते नहीं है इतनी, और 3-3, 4-4, 5-5 मार्क्स के बड़े आसान, या हो सकता है उससे भी ज्यादा, राइट, मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, वो बड़े इजी स्कोरिंग मार्क्स होते हैं। तो आई वुड प्रेफर कि हम लोग जो है विदाउट मतलब इतना एनर्जी लगाए बगैर हम लोग अगर उसकी साथ साथ प्रैक्टिस कर लें तो हमारा फिर वो इजी स्कोरिंग टॉपिक जो है ना वो भी फिर आराम से कवर हो जाएगा, और साथ ही आप लोगों की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आप लोग को इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स के लिए याद भी रहेगा वो चीज, ठीक है। आपको फिर सिर्फ एक दफा गो थ्रू करने की जरूरत पड़ेगी एंड दैट्स इट, ठीक है।
तो इंशाल्लाह वो अगले हफ्ते मंडे से फिर हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, क्विजेज और साथ ही उसका वो। अच्छा, और ठीक है, कल वीकेंड पे इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट भी है, क्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स और बीआरएस का, ठीक है, तो वो भी फिर हमें करना है। चलें जी, तो अब हमें क्या करना है, मंडे से, बिल्कुल मंडे से, क्योंकि मैंने अभी तक मैं ना उसमें स्टडी टेक्स्ट में इतनी कोई आसान लैंग्वेज में डेफिनेशंस उसकी लिखी भी नहीं है क्रूअल्स कॉन्सेप्ट की, तो आप लोगों को वो याद करने में ना काफी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन बहुत लंबी लंबी है। तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे मिल जाए इंटरनेट से या किसी और बुक से अच्छी आसान लैंग्वेज में उसकी डिस्क्रिप्शन के वो आप लोग को याद रखना भी आसान हो। तो वो अब मैं कंपाइल कर रही हूँ उसको, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आजकल में हो जाएगा, तो फिर विल स्टार्ट दिस फ्रॉम मंडे इंशाल्लाह, वरना मेरा इरादा था कि हम इसी वीक से उसको शुरू कर देंगे, ठीक है। चलें जी, तो अब आपको क्या क्या बनाने हैं, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है, यानी कि मशीनरी का कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट, ठीक है। हमने टाइटल उसी तरह से रखना है, मशीनरी अकाउंट, कहीं पे भी मशीनरी अकाउंट लिखा हो यानी कि कॉस्ट अकाउंट, ठीक है, टू अकाउंट मेथड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और आप लोगों ने इसको थोड़े लंबे लंबे बनाने हैं, क्यों, क्योंकि आपने 4 सालों की रिकॉर्डिंग करनी है। मैं तो यहाँ पे लाइंस ऐड कर सकती हूँ आराम से, ठीक है, आप लोगों ने इनको थोड़ा लंबा बनाना है, 8-10 लाइनें, 8-10 लाइनों का एक टी अकाउंट बना लें, क्योंकि आपको 4 सालों के आपको काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। चले जी, सबसे पहला साल आपका कौन सा है, 1 जनवरी 2010 को आपने बिजनेस शुरू किया और 1 जनवरी 2010 को ही आपने एक मशीनरी कोई खरीदी, ठीक है। डबल एंट्रीज उसकी क्या पास होंगी, मशीनरी डेबिट बैंक या पेबल क्रेडिट, राइट, कितने से 1860,000। तो हमने क्या करना है, मशीनरी अकाउंट में ये हम लोग 2010 का हम अकाउंट बना रहे हैं, हमने उस तरह से थोड़ा टाइटल भी दे दिया ताकि हमारा डिफरेंशिएट हो जाए। ये हमारा रुपीस हो गया, ये हमारा रुपीस का कॉलम हो गया। तो सबसे पहला हमारा काम कब हो रहा है, 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी पे क्या हो रहा है, हम कोई चीज, हम एक मशीनरी खरीद रहे हैं। अब हमें ये नहीं बताया हुआ कि वो थ्रू बैंक है या थ्रू पेबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसको बैंक या पेबल लिख के एंड दैट्स इट, राइट। चले जी, कितने की मशीनरी आई है वो आपकी, वो आई है आपकी 1860,000, 1860,000, ठीक है। ये आपने रिकॉर्ड कर लिया। डबल एंट्रीज की क्या पास की, 1 जनवरी 2010 पे, 2010 पे मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक या पेबल क्रेडिट, ठीक है। तो अगर किसी को डबल एंट्री से समझ में आ रहा है वो इस तरह से देख ले, जिसको डायरेक्टली समझ में आ रहा है वो डायरेक्टली कर ले, ठीक है। चले, डबल एंट्रीज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। डबल एंट्रीज मैं सिर्फ इसलिए सिखाती हूँ कि आप लोगों को फिर एंट्रीज पास करने में गलती ना हो कोई, ठीक है। शुरू शुरू में एटलीस्ट आई के आपके एग्जाम में आपको डबल एंट्रीज पास करके नहीं लिखना, राइट, वरना उसमें टाइम जाया होता है। कोशिश करना है डायरेक्टली पोस्टिंग कर ले, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखते हैं कि क्या 2010 में और कोई मशीनरी आपने खरीदी है, नहीं। अगली मशीनरीज आप खरीद रहे हो अगले साल, अगले अकाउंटिंग ईयर में। आपका अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है, ठीक है। अब क्या होता है, अब 31 दिसंबर 2010 आ जाता है। 31 दिसंबर 2010 पे आपको सबसे पहला काम क्या करना है, क्लोजिंग से पहले आपको कैलकुलेट करना है इस साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2010 पे अब आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी होगी, और वो वर्किंग क्या होगी, अब आप आएंगे 31 दिसंबर 2010 पे आपको सिर्फ एक ही मशीनरी नजर आ रही है 1860,000 की, उसके ऊपर आपने सिंपली क्या लगा देना है, 25% का रेट, राइट। तो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना हो जाएगा, 1860,000 मल्टीप्लाइड बाय 25%, ठीक है। कितना आ रहा है जुलेखा, 4,65,000।
इससे डबल एंट्री क्या पास होगी, 4,65,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका हो जाएगा डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, तो 4,65,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है मोहसिन, फॉलो कर रहे हो आप? जी मोहसिन, ठीक है, क्लियर है? चलें जी, तो अब आपने आखिरी दिन क्या काम किया, आखिरी दिन 31 दिसंबर 2010 पे आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को किया डेबिट अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितने से 465,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 31 दिसंबर को आपने इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया 4,65,000। ठीक है, ये काम करने के बाद आप करोगे क्लोज, सारे अकाउंट्स को करोगे क्लोज। ठीक है, आप अपने एसेट के अकाउंट को जब क्लोज करते हो, मशीनरी की कॉस्ट के अकाउंट को क्लोज करते हो, तो इधर आपने बैलेंसिंग फिगर को लिख लेना है व्हाट एज योर कैरेट डाउन। 31 दिसंबर पे ये आपका बन जाएगा कैरेट डाउन। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्लोज। इसी तरह से कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जब ये आप क्लोज करोगे तो इसको भी क्लोज करते हुए आपने 4,65,000 बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसको भी आपने लिखना है कैरेट डाउन। कौन सी डेट पे, 31 दिसंबर पे, और इसको भी आपने कर दिया क्लोज। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में आते हैं, इसको भी आपको क्लोज करना है। इधर बैलेंसिंग फिगर निकलेगी क्रेडिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे क्यों आएगी, क्योंकि एसओसीआई ने होना है डेबिट। क्यों, क्योंकि ये एक्सपेंस है। ठीक है, अब वो ट्रांसफर एंट्रीज वाला कॉन्सेप्ट भी दिमाग में लेकर आए, तो आपका एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि एसओसीआई ने डेबिट होना है, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। राइट, फॉलो कर रहे हैं ना? एसओसीआई डेबिट हो रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? हमारा पहला साल हो गया कंप्लीट, हम लोगों ने सारा काम कर लिया। अब हमारा आता है अगला साल। ठीक है, अगले साल के पहले दिन सबसे पहला काम क्या करेंगे, जहां जहां जिस जिस अकाउंट में कैरेट डाउन आ रहे हैं वहां वहां आप ब्रॉड डाउन को लिख लें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आ गया 2011, ये रुपीज, इसी तरह 2011, ये आपके पास आपका सारा हेडिंग आ गई। और सबसे पहला काम आपने क्या किया, मशीनरी के अकाउंट में कैरेट डाउन आ रहा है 1 जनवरी, साल के पहले दिन, इसको आपने कर देना है ब्रॉड डाउन 1860,000। इसी तरह एक और कैरेट डाउन आपको नजर आ रहा है किधर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में, तो इधर भी आपने क्या करना है, इधर भी ऑपोजिट साइड पे कैरेट डाउन आ रहा है डेबिट साइड पे, ब्रॉड डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। 1 जनवरी को आपने लिख दिया यही चीज ब्रॉड डाउन 4,65,000। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के अकाउंट में कोई ब्रॉड डाउन नहीं है, कैरेट डाउन नहीं है, तो लाइकवाइज कैरेट ब्रॉड डाउन भी कोई नहीं होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, चले जी, अब क्या होता है, 1 जनवरी से अब आगे बढ़े। 1 जनवरी से जब आगे बढ़े तो पहुंच गए कब, 1 मार्च 2011 को। अब 1 मार्च 2011 को आपने 2 मशीनरीज खरीदी हैं फॉर रुपीज 1.5 मिलियन ईच। तो टोटल आपने खर्चा कितना किया, 3 मिलियन का, है ना, 1.5 इसकी भी डबल एंट्री क्या होगी, अब आपने मशीनरीज का अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है, आपके पास ऑलरेडी मशीनरीज हैं, तो अब आपने डबल एंट्री क्या पास करनी है, 1 मार्च 2011 को, 1 मार्च 2011 को आपने डबल एंट्री पास करनी है, मशीनरी डेबिट 3 मिलियन। और ये 3 मिलियन किस तरह से आया, 1.5 मिलियन की आपने 2 मशीनरीज खरीदी थी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, 1 मार्च 2011 को आपने क्या किया, दोबारा से मशीनरी का अकाउंट डेबिट हुआ बैंक या पेबल के नाम से, और आपने यहाँ पे 3 मिलियन का अमाउंट लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब 1 मार्च 2011 भी गुजर गया और आप पहुंच गए कौन सी डेट पे, साल की आखिरी दिन 31 दिसंबर 2011। एक दफा चेक कर लेते हैं, हमने कोई और मशीनरी तो नहीं खरीदी, नहीं, अगली मशीनरी आप खरीद रहे हो अगले अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, तो इस अकाउंटिंग ईयर में आपने सिर्फ ये 2 मशीनरीज खरीदी। अब आप पहुंच गए 31 दिसंबर 2011 पे। अब आपको क्या करना है, दोबारा से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करनी है।
क्या करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन बेसिस पर है, यानी कि आपने ओपनिंग कैरिंग अमाउंट पे कुछ काम नहीं करना है ना, वो ओपनिंग कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट, वो तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। स्ट्रेट लाइन बेसिस में मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना इसका फॉर्मूला, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट, है ना, इसका मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है जुलेखा मोहसिन। हाँ ठीक है, तो अब स्ट्रेट लाइन बेसिस में कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट करना है, राइट। अब देखना है कि कॉस्ट किसकी, कॉस्ट ऑफ ऑल द मशीनरीज प्रेजेंट एट द ईयर एंड। तो हमारे पास इस साल के आखिर पे ये 2-3 मशीनरीज हमारे पास प्रेजेंट थी, हमने इन तीनों मशीनरीज की कॉस्ट उठानी है, यानी कि 1860 प्लस 1.5 मिलियन प्लस 1.5 मिलियन और उस पर स्ट्रेट अप्लाई कर देना है 25%, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने किया 1860,000 प्लस ये 3 मिलियन मैं इकट्ठा लिख रही हूं, ठीक है। जो आंसर आएगा उसके ऊपर स्ट्रेट 25% अप्लाई करना है, क्योंकि आपको प्रोपोर्शनेट तो कुछ करना ही नहीं है, आपको सबको फुल ईयर ही रखना है, तो आप इकट्ठी इसी में वर्किंग कर लो, ठीक है। 1860,000 प्लस 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 25%, तो आंसर आपका आ रहा है 1215,000, ठीक है। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया कि 3 मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा। सेम चार्ज लगेगा, फिर वर्किंग दिखानी जरूरी नहीं, अभी तो सेम चार्ज नहीं लगेगा ना जुलेखा, सेम चार्ज कहाँ लग रहा है, पिछले साल तो सिर्फ एक ही मशीनरी थी, वर्किंग दिखानी जरूरी है, क्योंकि तो सेम चार्ज थोड़ी लग रहा है। नहीं नहीं, तो आप इकट्ठा कर लो ना, हाँ चलो बेहतर है इस तरह से कर लो, कंप्लीट पता लग जाए ना, बेहतर है कर लो, क्योंकि अब इधर एडिशनल वर्किंग तो आ रही है ना, यहाँ पे आपको वर्किंग करनी तो पड़ेगी ना, कैलकुलेटर जहां भी आपको उठाना पड़े आपने उसको लिख जरूर देना है। तो आपको इन एनी केस चलो ठीक है 4,65,000 आपको पता था कि ये पहली मशीनरी पे है, आपको दूसरी मशीनरी 3 मिलियन के ऊपर आपको 25%, ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत थी ना, ये आपको लिखना तो था, फिर आपको इन दोनों को ऐड भी तो करना था, राइट। 1215,000, तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेटर उठाने की जरूरत तो पड़ गई ना। तो मैं यही कहती हूँ कि जहां पे भी आपको कैलकुलेटर उठाने की जरूरत पड़ जाए ना, आप कोशिश ये करो कि वो चीज आप लिख भी दो, ये ना हो ना कि एग्जामिनर ये चीज ढूंढ रहा हो कि हाँ भाई इन्होंने किस तरह से किया था, इसने दिखाया भी है या नहीं दिखाया, ठीक है। तो इट्स बेटर, इतनी बड़ी जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी वर्किंग में दिखा दो, बस ऐड करते हुए दिखा दो, कैलकुलेट होते हुए दिखा दो 3 मिलियन का 25% और फिर उसको ऐड होते हुए दिखा दो 4,65,000 में, राइट। इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, इट्स योर चॉइस, लेकिन ये मेरे हाथ से ज्यादा आसान है, शॉर्टकट है, पहले दोनों को ऐड कर लो फिर 25% अप्लाई कर लो, आपको बार बार ऐड या लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो अब यहाँ पे आपने क्या डबल एंट्री पास करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगेन डेबिट होगा 1215,000 से, और क्या क्रेडिट होगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसी फिगर से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा आप आते हो 2011 में 31 दिसंबर पे आप अगेन डबल एंट्री पास कर रहे हो 1215,000 से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कर रहे हो डेबिट और किसको कर रहे हो क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को, ठीक है। कितने से 1215,000, ठीक है, ये काम कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। जब आप अपने कॉस्ट के अकाउंट को क्लोज करते हो तो देखो अब क्या हो रहा है, अब आपके पास 4,86,000 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि टोटल आपके पास कितनी मशीनरीज, जो जितनी मशीनरीज प्रेजेंट हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, यानी कि अब ये देखो 4,86,000 क्या है, उन तीनों मशीनरीज की कॉस्ट है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो कैरेट डाउन बता रहा है वो क्या बता रहा है कि 31 दिसंबर 2011 पे मेरे पास 4,86,000 की कॉस्ट वाली मशीनरीज मौजूद थी, और इसमें अब वो तीनों मशीनरीज शामिल है, ठीक है। एज एट की पोजीशन बता रहा है कैरेट डाउन, ये बता रहा है कि मेरे पास टोटल एसेट कितना मौजूद है मशीनरी वाला, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर आते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे जब हम आते हैं तो हमारे क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 4,65,000 प्लस 1215,000 यानी कि 1680। ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और अब देखें ये बैलेंसिंग फिगर, मोहसिन इस बात को जरा देखो,
ये जो बैलेंसिंग फिगर अब आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ये क्या बता रहा है? 31 दिसंबर 2011 पे कैरेट डाउन आ रहा है 1680000। ये क्या बता रहा है कि टू डेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना चार्ज हुआ है। तो टू डेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने दो चार्ज किए हुए ना, 465,000 और 1215000, इन दोनों को ऐड करें, आंसर एग्जैक्टली 1680000 आता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरेट डाउन आपको बताएगा कि आपने इस मशीनरी इन सारी मशीनरीज पे आपने मशीनरीज पे टोटल डिक्लाइन इन वैल्यू कितना बुक किया हुआ है टू डेट। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 31 दिसंबर 2011 पे नेट बुक वैल्यू क्या होगी? ठीक है, नेट बुक वैल्यू क्या होगी 31 दिसंबर 2011 पे? तो आपने क्या करना है, कॉस्ट के अकाउंट का कैरेट डाउन यानी कि 4860000 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कैरेट डाउन 1680000। आपने इन दोनों कैरेट डाउन को माइनस करना है एक दूसरे से। ठीक है, 4860000 क्या है? कॉस्ट के अकाउंट का कैरेट डाउन। 1860000 क्या है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट का कैरेट डाउन। क्लियर हो गई बात? तो ये मुझे आप बता दोगे कि मेरे पास जितनी भी मशीनरीज हैं उनकी नेट बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट क्या होगी, और वही वैल्यू हम लेके जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ठीक है, खैर अभी हमें कैलकुलेट करना तो नहीं है, हम इंशाल्लाह वो आगे जाके देखेंगे। अभी तक तो हमें सिर्फ टी अकाउंट्स को ही बनाना है, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताती भी जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी साल मोहसिन, आखिरी साल को जरा करके बताएं। नहीं बल्कि आखिरी 2 इयर्स है ना, आखिरी 2 सालों को जल्दी से करके बताएं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश पे जरा गौर कीजिएगा। परचेज फर्दर 2 मशीनरीज फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 4.2 मिलियन। ये टोटल कॉस्ट है, ये ईच नहीं है। नाइन 906। अच्छा चलें देखते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या आ गया? 4.2 मिलियन का आपके पास आ गया। आपने फर्दर मशीनरीज आपने खरीदी, तो अब आपके पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा 31 दिसंबर 2012 का, ओहो
31 दिसंबर 2012 पे आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा उसके अंदर हम क्या लेंगे, मैं कैलकुलेशन ही डायरेक्टली कर लेती हूँ, 1860000 प्लस 3 मिलियन प्लस 4.2 मिलियन टोटल है, ठीक है। तो इसको हमने ईच तो करना नहीं है, इसको सीधा सीधा कर लेंगे 25%, ठीक है। ये आपने जब 25% करना है तो आपके पास आंसर आएगा 2265,000, यही आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। 2265,000, बस ये एक आखिरी साल ही करते हैं, फिर यू गेट द हैंग ऑफ इट, अब समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये अच्छी बात हो जाएगी। फिर तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, 1 जनवरी 2012 पे हमने इसको कर देना है ब्रॉट डाउन 4860,000, और फिर हम 4.2 मिलियन के फर्दर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे दोबारा से बैंक या पेएबल हो जाएगा। और कौन सी डेट पे खरीद रहे हैं हम, 15 अगस्त 2012, 15 अगस्त 2012। इसको क्लोज करेंगे तो 31 दिसंबर 2012 पे हमारा कैरेट डाउन आ जाएगा कितना, दिस प्लस दिस, राइट, 9060,000। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी हम इसी तरह से करेंगे, 1 जनवरी 2012 पे ब्रॉट डाउन आ जाएगा 1680000, और इसमें फर्दर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है 2265,000। ये हमारा हो जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2012 पे, और 31 दिसंबर 2012 पे हमारा कैरेट डाउन हो जाएगा दिस प्लस दिस, ठीक है, 3945,000, यही आ रहा है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में भी हमारा, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, 31 दिसंबर में SOCI 1215,000, ठीक है। और 2011 में क्या होगा, 31 दिसंबर 2012 2265, सही है, ठीक है। इधर तक ही रखते हैं। फिर बस एक आखिरी साल आपका रह गया, वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आसान है वो भी, ठीक है जी, क्लियर है बात। तो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट, इस तरीके से आप अपना पूरा जो है वो टी अकाउंट सारे बनाते हो, सही है, क्लियर है बात। जुलेखा, मोहसिन, नहीं 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 नहीं, इसमें रिवर्स एंट्री नहीं होती। डिक्रीज एंड डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता ना, क्या मतलब है डिक्रीज एंड डेप्रिसिएशन, डिक्रीज एंड डेप्रिसिएशन तो कुछ हो ही नहीं सकता, एसेट की वैल्यू में कमी आएगी ना ज्यादातर। इंक्रीज भी हो सकता है, वैल्यू में इंक्रीज आ सकता है, उसको हम अपवर्ड रीवैल्यूएशन कहते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप FR1 में पढ़ोगे। लेकिन डेप्रिसिएशन का रिवर्सल नहीं होता, ठीक है, वो फिर अलग ही चीज होती है। नहीं नहीं, वो फिर सारी चीजें आप FR1 में पढ़ोगे। एस्टिमेट आप कहते हो कि कभी गलत नहीं होगा, गलत इन द सेंस एस्टिमेट को तो आप कह ही रहे होते हो कि कंफर्म बात है ही नहीं, है ना। तो अगर आपको बाद में पता लगता है कि आपने एस्टिमेट डिफरेंट उठाया था, वो कहोगे कि अच्छा चलो उस टाइम पे हमारा एस्टिमेट ठीक था, लेकिन बाद में हमें रियलाइज होता है, बाद में चेंज, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, तो हम क्या कहेंगे कि उसको हम कहते हैं चेंजेस इन एस्टिमेट, वो आप FR1 में पढ़ोगे, ठीक है। अभी यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा इसको रखना है, सिर्फ इस बात को याद रखना है, देयर इज नथिंग कॉल्ड रिवर्सल इन डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं होता। और जिस तरह अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स वो टू अकाउंट मेथड में हम ओपनिंग अक्रूवल की रिवर्सल करते थे, वो काम नहीं करना, क्योंकि अक्रूवल तो नहीं है ना, ये तो डेप्रिसिएशन है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, राइट। तो इसमें आपने वो नहीं करना कि ओपनिंग का जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे एसेट अकाउंट में, नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करना, ठीक है। ये इसको अलग ही चीज है ये, वो तो मैंने वैसे ही आपको बताया था। सिमिलैरिटी क्या मतलब क्या है कि भाई वो उसमें भी टू अकाउंट होते थे और सिंगल अकाउंट होता था, यहाँ पे भी टू अकाउंट और सिंगल अकाउंट वाली चीज जो है हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। अगर क्लियर ना बताया हो कौन सा कब यूज करना है, अगर क्लियर ना बताया हो और अगर कोई हिंट भी ना दी हुई हो तो आपने प्रोपोर्शनेट को फॉलो करना है, बस इस बात को याद कर लें। अगर कुछ ना मेंशन हो और इस तरह की इसने, देखो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे ना, और तो मैं आपको क्वेश्चंस रीड करके मैं उसमें आपको बताती रहूंगी कि इसमें ये हिंट दी हुई है, ऐसी बात कोई लिखी हुई हो तो उसका मतलब है कि प्रोपोर्शनेट, ऐसी बात लिखी हुई हो तो ये फुल ईयर, वो मैं आपको करवाऊंगी, उसकी आप टेंशन ना लो, अभी तो हमने प्रैक्टिस करनी है,
ठीक है। अगर इस तरह से कोई हिंट भी ना दी हुई हो और एक्सप्लिसिटली भी ना गिवन हो तो आप अपने पास लिख लो प्रोपोर्शनेट फॉलो करना है, क्योंकि डेट्स आपको नॉर्मली गिवन होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में सो फार हमने जितना भी काम किया है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट की कैलकुलेशन आपको अभी जो पहले 2 सवाल हमने किए हैं उसमें क्या था, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में आपको कॉस्ट ऑफ एन एसेट गिवन थी, है ना, 1860, 1.5 मिलियन ईच, 4.2 मिलियन टोटल, 1350, क्या है, कॉस्ट ऑफ एन एसेट है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट की कंपोनेंट्स दे दी और आपको कहा हो कि भाई पहले आप कॉस्ट निकालो और फिर उसके बाद आपने उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो वो फिर आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो है वो एक सिर्फ मुझे डिस्कशन करनी थी, जो मैंने आपको बताना था मुख्तलिफ डेट्स की जो इन्वॉल्वमेंट होंगी, ठीक है। अब इधर देखें, आपने ये बात याद रखनी है, मैं जो ये चीज लिख रही हूं ये आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। डेप्रिसिएशन द एसेट, ये देखें क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज फ्रॉम द डेट द एसेट बिकम्स अवेलेबल फॉर यूज। ये चीज पर्टिकुलरली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को फॉलो कर रहे होते हैं, जब हमारे लिए डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो। यहाँ पे हम डेट के साथ साथ मंथ भी लिख लें, डेट या मंथ, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब फुल ईयर पॉलिसी में तो हमारा कोई मसला नहीं है ना। अगर अगर मैं आपको ये कहूं कि जी अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं, मैं आपके पास मुख्तलिफ डेट्स लिख रही हूँ, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है, ठीक है, ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। अब मैं आपको मुख्तलिफ डेट्स बता रही हूँ। मैंने किया क्या, 1 फरवरी 2011 को मैंने एक एसेट को परचेज किया, मशीनरी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, परचेज द मशीनरी फॉर ₹1 मिलियन। फिर मैं आपको एक और डेट दे रही हूं, बाय करके लाए, नहीं 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 नहीं, बाय करके लाए लेकिन यूज नहीं किया, दैट्स अनदर स्टोरी। अभी रुक जाओ एक सेकेंड, अभी आप रुक जाओ, मैं अभी समझाती हूँ वो, ठीक है। अभी आप जरा यहाँ पे नोट करो, परचेज द मशीनरी चलो, ये अब आपके पास मुख्तलिफ मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। हुआ क्या, 1 फरवरी 2011 को आई परचेज द मशीनरी फॉर ₹1 मिलियन, यानी कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया होगा, ठीक है। 1 अप्रैल को मशीनरी हमारे पास एक्चुअली आई, यानी कि वो 1 फरवरी को आई नहीं थी आपके पास। 1 फरवरी को तो आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया था, वो एक्चुअली आपको डिलीवर कब हुई, 1 अप्रैल 2011। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि डेप्रिसिएशन हम, अगर हमें कहा जाए कि जी प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है, तो आपको पता है कि अब आपको मंथ्स बड़े जरूरी हो जाते हैं, डेट ऑफ परचेज बड़ी जरूरी हो जाती है। अब अगर आपको ये डेट दी भी हो और आपको ये कहा कि डिलीवरी हुई है उसकी 1 अप्रैल 2011 को, तो आपको इतनी बात तो समझ में आती है कि इसकी डेप्रिसिएशन एटलीस्ट 1 फरवरी से तो हमें चार्ज नहीं करनी है ना, क्योंकि 1 फरवरी से लेके 1 अप्रैल तक तो वो हमारे पास था ही नहीं एज सच, राइट। तो डेप्रिसिएशन किस तरह की, हमने तो उसको यूज तो क्या, हमने उसको देखा भी नहीं था, राइट, हमारे पास थी नहीं वो। तो ये वाली चीज तो रूल आउट हो जाती है कि हमने 1 फरवरी से तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। फिर हम देखते हैं क्या फिर हमें 1 अप्रैल से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब इसको देखते हैं, अब हुआ क्या,
1 अप्रैल 2011 को मशीनरी आपके पास आ तो गई, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई थी। तो जब तक मशीनरी इंस्टॉल नहीं होगी हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2011 को भी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू नहीं करना। क्यों? बिकॉज इट वॉज नॉट अवेलेबल फॉर यूज। अवेलेबल फॉर यूज का मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अवेलेबल फॉर यूज का मतलब है कि वो बिल्कुल रेडी हालत में खड़ी हुई है। ऑल यू हैव टू डू इज टू टर्न इट ऑन एंड स्टार्ट यूजिंग इट। क्लियर हो रही है बात? तो क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2011 पे अगर मैं जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि मैंने मशीनरी को इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, तो आप मुझे रोक देंगे, आप बोलेंगे कि अभी तक उसकी इंस्टॉलेशन तो हुई नहीं, आप किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? तो मैं रुक जाऊंगी, मैं बोलूंगी अच्छा इसका मतलब है कि वो रेडी नहीं है। अब वो रेडी कब हो रही है? वो रेडी हो रही है 1 मई 2011 को। 1 मई 2011 को क्या हो रहा है? उसकी इंस्टॉलेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई। और जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो आपको पता है कि इस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब है सारा काम पिछला जितना भी था वो कंप्लीट हो गया और वो बिल्कुल रेडी हालत में मौजूद है। ऑल यू हैव टू डू नाउ, अब आप क्या कर सकते हो, आप 1 मई 2011 को भी इसको प्रोडक्शन में लेकर आ सकते हो, प्रोडक्शन इससे स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, आपने प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट कब की? 1 जुलाई 2011 को, यानी कि 1 मई 2011 से लेके 1 जुलाई 2011 तक हम इसको कहेंगे कि मशीनरी आइडल रही, मशीनरी बेकार पड़ी रही, है ना? वो बिल्कुल रेडी थी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया। अब आपने इस बात को याद रखना है कि मशीनरी अगर आइडल पड़ी रहेगी तो उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देना है 1 मई 2011 से। तो अब जब आप 31 दिसंबर पे खड़े होके, अगर आप 31 दिसंबर 2011 पे खड़े होके यूजिंग प्रोपोर्शनेट पॉलिसी अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो डेप्रिसिएशन की, तो आपको अब इसको कितने महीनों पे अपोर्शन करना है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? हाँ, अगर आपके पास 31 दिसंबर 2011 पे आप खड़े हुए हो और आपकी फुल ईयर पॉलिसी है, तो फिर तो ये इरिस्पेक्टिव हो जाएगी ना बात, फिर तो आपने पूरे 12 मंथ्स की चार्ज करनी है। अब वो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि 1 में तो इतनी ढेर सारी डेट्स हैं, कौन सी डेट इसमें से मैं पिक करूं। आपने बस ये चीज देखना है कि ये अवेलेबल फॉर यूज इसी साल हो रहा है, 2011 में अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है। जवाब आया यस, आपने कहा ठीक है, फिर 2011 की आपने फुल ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। क्लियर हो रही है बात? बस आपने उसमें ये चेक करना है कि मशीनरी अवेलेबल फॉर यूज किस साल में हो रही है। मशीनरी अवेलेबल फॉर यूज हो रही है 2011 में, तो आपने बस 2011 का फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। क्लियर हो रही है बात मोहसिन? तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे आपके पास 4 मुख्तलिफ डेट्स हैं। 4 होता नहीं तो सॉरी, फुल ईयर होता नहीं है तो करते क्या है? अगर फुल ईयर नहीं होता तो फिर आपका वो होता है ना, प्रोपोर्शनेट होता है। जी जुलेखा, क्या क्वेश्चन है आपका? मुझे समझ में नहीं आया। अब अगर मैं चले आपको एक और आपको एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं हम। अच्छा, नई आइडल की डेट है, फिर फुल ईयर क्यों करते हैं? आई डेंट गेट इट। फुल ईयर पॉलिसी के अंदर तो आपको ये नहीं देखना होता ना? नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं करते हो। वो इंशाल्लाह ये बात ना आपको ग्रेजुअली समझ में आएगी। बस आपने इस बात को, ये फुल ईयर पॉलिसी में असल में डेप्रिसिएशन इस तरह से चार्ज होती है कि पहले साल में आपकी फुल ईयर पॉलिसी होती है और आखिरी साल में फिर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। आप ये नहीं कहोगे कि जी अगर मैं फुल ईयर पॉलिसी फॉलो करूंगी तो मैं ओवर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कैलकुलेशन इस तरह की होती है कि वो अगर आप उसी एसेट पे फुल ईयर पॉलिसी अप्लाई करो या प्रोपोर्शनेट पॉलिसी अप्लाई करो तो उसकी यूजफुल लाइफ में टोटल डेप्रिसिएशन सेम ही अमाउंट की चार्ज हो रही होती है। उसकी आप टेंशन ना लो, ओवर डेप्रिसिएशन कभी भी चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है,
सही है, वो किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट हो जाता है। वो किस तरह से होता है उसमें मैं नहीं जा रही, वो क्योंकि वो एग्जामिनेबल नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाली बात है, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस कर करके आपको ये बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। बस क्वेश्चन में बस आपने ये देखना है कि फुल ईयर पॉलिसी में किस तरह से होगा, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में किस तरह से होगा, ठीक है। टाइम मिला तो मैं इस तरह की छोटी मोटी चीजें भी आपको समझा दूंगी, लेकिन क्योंकि एग्जामिनेबल नहीं है सो आई बेटर नॉट वेस्ट माई टाइम, ठीक है। इसमें क्लियर है बात, सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही हूँ। अब आपने उसमें मुझे बताना है कि क्या जो है वो डेप्रिसिएशन कौन से महीने से हमने शुरू करना है, कौन से साल में, ठीक है। अच्छा जी, मेरा अकाउंटिंग ईयर अगेन, चलो मैं अब अकाउंटिंग ईयर चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है। 1 जुलाई से 30 जून तक ये मेरा अकाउंटिंग ईयर है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मोटर व्हीकल तो नहीं, मशीनरी कर लेती हूँ उसको, ठीक है, मशीनरी। चलें जी, अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन से अकाउंटिंग ईयर में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा डेट से। 15 जुलाई से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करना है, ठीक है। अब मुझे अकाउंटिंग ईयर बताओ ना, कौन से अकाउंटिंग ईयर में मैंने डेप्रिसिएशन करनी है कैलकुलेट, और कितने महीने की। अच्छा, इसमें फिर आपको मुझे ये बताना जरूरी होगा ना, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी। हाँ जी, अच्छा चलो मैं बता पूछ लेती हूँ आपको, मुझे बताएं 30 जून 2011 ये अकाउंटिंग ये बताए ना। अब मुझे बताएं 30 जून 2011 वाले साल में कितने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, होगी भी या नहीं। डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हो ईयर एंड पे ना, तो ईयर एंडेड 30 जून 2011, इसमें कितने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी भी है या नहीं। जुलेखा गौर से देखो, पहले तो मुझे ये बताएं अवेलेबल फॉर यूज ये कब से हो रहा है, रेडी फॉर यूज कब से हो रहा है। नहीं मोहसिन, मोहसिन और जुलेखा डेट्स को देखो आप लोग, मुझे ये बता दो अवेलेबल फॉर यूज कब से हो रहा है, कौन सी डेट से हो रहा है। जुलाई, 15 जुलाई, ठीक है। अच्छा, क्या ये वाली डेट हमारी इस अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रही है। नो डेप्रिसिएशन, मैं ये पूछ रही हूं, ठीक है, मैं ये बात पूछ रही हूं। तो इसकी अब आपकी इसकी जो डेप्रिसिएशन है ये कौन से अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रही है, इसका मतलब है 30 जून 2012 में। और कितने महीने की अंडर प्रोपोर्शनेट पॉलिसी कितने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी जरा बताएं। 15 जुलाई को ये अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है, कितने महीनों की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है। ये वाला ईयर कब से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई, वेरी गुड, फुल ईयर। अब देखो मोहसिन, अब यहाँ पे आपने 15 जुलाई को मशीनरी खरीदी, ठीक है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं,
हम सिर्फ ये देखते हैं कि जुलाई के महीने में अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पूरे महीने का ही आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है, ठीक है। अब हम इतनी ज्यादा निटी ग्रिटीज में नहीं जाते कि आप भाई उसको भी 15 दिन को एग्जैक्ट 15 दिन आप लो और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, इस तरह से भी होता है, लेकिन नॉर्मली डेप्रिसिएशन का हम लोग इस तरह से नहीं करते। आपको भी एग्जाम में यही करना है। अब भले ये 15 जुलाई को इंस्टॉल होता मशीनरी, भले ये 30 जुलाई को होता, हम क्या कहते हैं, हम इसमें अज्यूम करते कि जुलाई के महीने में पहले दिन ही ये सारा काम हो गया, तो पूरा जुलाई का महीना काउंट होगा डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, इवन इफ इट इज ऑन द लास्ट डेट ऑफ जुलाई। क्लियर हो रही है बात? तो अगर जुलाई के आखिरी दिन भी आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, हम ये कहेंगे, हम ऐसे कहेंगे कि इतनी ज्यादा क्या, कितने का डिफरेंस आएगा अगर आप डेज को कंसिडर करते हो और नहीं करते हो, कुछ हंड्रेड्स का, राइट। तो बहुत इमटेरियल चीज है वो, ठीक है, वो अगर आप इग्नोर भी कर दो तो उससे आपके आंसर पे इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है बात? तो आप अभी क्या कहोगे, आप ये कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई से लेके, हाँ मंथ सेपरेट करने हैं लेकिन डेज को नहीं, बिल्कुल ठीक, इस तरह से समझ लो। अब आप यहां से देखते हो तो आप जुलाई को इंक्लूड करोगे तो जुलाई से लेके जून तक पूरे 12 महीने बनते हैं, तो 12 मंथ्स आपने इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फुल ईयर होता तो फुल ईयर में अब आपका भले मशीनरी इंस्टॉल होती 15 जुलाई को, भले 15 अगस्त को होती, भले 15 जून 2012 को होती, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देती 15 जून 2012 को मशीनरी अगर इंस्टॉल हुई है, अब यहाँ पे देखें 15 जून 2012 अवेलेबल फॉर यूज, ये कब हो रहा है, 15 जून 2012 को, अकॉर्डिंग टू द फुल ईयर पॉलिसी। क्या ये इस अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहा है? बिल्कुल इस अकाउंटिंग ईयर में फॉल कर रहा है, और हमने बस ये देखा कि ये अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है इस अकाउंटिंग ईयर में। जवाब आया यस, आपने कहा बस ठीक है, ये हम पूरे यहाँ पे 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अगर यहाँ पे इस तरह से होता कि 15 जून 2012 को ये मशीनरी इंस्टॉल हो रही होती, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के हिसाब से हम इसमें सिर्फ 1 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते। क्लियर है बात? अगर ये सिचुएशन होती, ठीक है, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा। अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी ये चेंज कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये चेंज कर रही हूँ, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि प्रोपोर्शनेट पॉलिसी फुल ईयर पॉलिसी में 2011 का जो ईयर है उसमें तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी। क्यों नहीं होनी? क्योंकि ये अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है अगले अकाउंटिंग ईयर में। कौन से अकाउंटिंग ईयर में अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है? 1 जुलाई 2011 से लेके 30 जून 2012 वाले साल में, राइट। 15 जून 2012 इस अकाउंटिंग ईयर में फॉल करती है। प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के हिसाब से आपको ख्याल रखना है मंथ्स का, राइट। आपने कहना है कि ये मशीनरी इंस्टॉल हो गई थी जून के महीने में, यानी कि इसमें जून के महीने का आखिरी महीने का तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फुल ईयर पॉलिसी होती तो आपने बस सिर्फ ये देखा कि ये अवेलेबल फॉर यूज हो रहा है इस साल में, चलो जी पूरे साल का इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा जरूरी हो जाएगा। नहीं 30 जून 2011 तो है ही नहीं ना, 30 जून 2011 वाले साल में तो सिर्फ ये इसकी मशीनरी की डिलीवरी हुई थी, अवेलेबल फॉर यूज तो हुआ ही नहीं था। ये अवेलेबल फॉर यूज तो ये अगले साल में हुआ है, ईयर एंडेड 30 जून 2012 में हुआ है, ठीक है। देखो ना 30 जून 2011 तक क्या हुआ था, मशीनरी की सिर्फ डिलीवरी हुई थी। तो आप कहोगे 30 जून 2011 में तो आपने किसी भी प्रोपोर्शनेट भले फुल ईयर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं करनी उस महीने में, उस साल के अंदर। आपने सारी डेप्रिसिएशन किसका काम कहाँ पे करना है? जब जिस साल वो अवेलेबल फॉर यूज हो। फिर आपने देखना है फुल ईयर पॉलिसी है प्रोपोर्शनेट है। अगर फुल ईयर पॉलिसी है तो पूरे 12 महीने, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी है तो फिर आपने महीनों का ख्याल रखना है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास यही सिचुएशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास मुख्तलिफ डेट्स दी हुई हैं। अब वो लिखा हुआ है द सर्वर्स वर डिलीवर ऑन 1 जून 2014 एंड वर इंस्टॉल्ड इन 2 मंथ्स टाइम, यानी कि 2 महीने के बाद, डिलीवरी के 2 महीने के बाद उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई, ठीक है। और वो अवेलेबल फॉर यूज होगा, नेचुरली सी बात है, अगले दिन से ही, राइट। अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने सर्वर्स को खरीदा कब है, पहले हम देखते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है क्या क्या। हमारा अकाउंटिंग ईयर है 31 दिसंबर 2014। ये कभी कभार आपको रिक्वायरमेंट से भी पता लगता है,
ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, ठीक है। अब आप देखते हो आपने सर्वर्स को खरीदा कब, एक्सक्यूज मी, आपने सर्वर्स को खरीदा था 1 मई 2014 को। फिर आपको नीचे इंफॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि सर्वर्स की डिलीवरी हुई थी 1 जून 2014 को और वो इंस्टॉल हुए थे 2 महीने के अंदर, यानी कि जून और जुलाई का महीना उसकी इंस्टॉलेशन में गुजरा। तो फिर क्या हुआ, 1 अगस्त से हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया होगा। क्लियर हो रही है बात। नॉर्मली आपकी जिस डेट पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है ना, उससे अगले दिन ही आप इस्तेमाल करने की पोजीशन में आते हो, ठीक है। तो कहीं पे भी ये बात लिखी हुई हो, अब यहाँ पे तो कोई मसला नहीं था, ये तो 15 जून को इंस्टॉल हुआ, तो हम कहेंगे कि भाई जून के महीने में 16 जून को हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अगर इस तरह से कहीं पे हो कि आपको ये बताया जाए कि इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है 30 जून को या 31 जुलाई को, तो आप कहोगे कि फिर अगले महीने से हमने इसको यूज करना शुरू करना है, ठीक है। हमने वो वाली बात नहीं करनी कि जी ये ख्याल से मैंने ये बात शायद कह दी थी, लेकिन ये बात अब मैं उसको उसको कर रही हूँ, ओवरराइड कर रही हूँ। मैंने शायद ये बात की थी कि अगर कोई मशीनरी 30 जुलाई को इंस्टॉल हो रही है, नहीं 30 जून को अगर इंस्टॉल हो रही है, तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप ये कहो कि जी 1 जुलाई से पर हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। ये बात मेरे से मेरे मुंह से निकल गई थी शायद, क्योंकि वो मेरे से जुलाई के लिए निकली थी, जून के लिए नहीं निकली थी। क्लियर हो रही है बात जी। जुलेखा और मोहसिन क्लियर है। इसमें पॉलिसी क्या होगी, अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने ये बात नहीं लिखी हुई कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस टू डिप्रिशिएट इक्विपमेंट एट 10% ऑन कॉस्ट ऑन मशीनरीज प्रेजेंट एट ईयर एंड। ये बात नहीं लिखी हुई, सिर्फ उसने आपको फॉर्मूला बताने के लिए ये बात की है ना। अगर ये बात लिखी हुई होती जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में था कि ये वाला फॉर्मूला ऑन मशीनरीज प्रेजेंट एट ईयर एंड, तो हम कहते हैं कि फुल ईयर पॉलिसी। अब यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं कहा, ना इसने रिक्वायरमेंट में कोई बात की है, ना इसने इधर कोई हिंट वगैरह आपको दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने कहना है, देखो आपको डेट्स गिवन है ना, आपको 1 जून भी गिवन है, आपको 1 मई भी गिवन है, आपको इंस्टॉलेशन की कंप्लीशन डेट भी पता लग सकती है। तो इसका मतलब ये कि सवाल में इन्होंने जो आपको डेट्स दी हुई हैं वो एवे ही नहीं दी हुई, आपको उन डेट्स को इस्तेमाल करना है। और वो डेट्स इस्तेमाल कौन से मेथड में होती है, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में, ठीक है। तो अगर कोई चीज, कोई बात ना बताई हुई हो, ना कोई हिंट दिया हुआ हो, ना कोई खास तौर पे इन्होंने बताया हो, और आपको डेट्स भी गिवन हो, एक्विजिशन की डेट गिवन हो, इंस्टॉलेशन की डेट गिवन हो, अवेलेबल फॉर यूज की डेट गिवन हो, तो आप क्या करोगे, आप कैलकुलेशन करोगे प्रोपोर्शनेट पॉलिसी से। क्लियर होगी बात। तो अब इस पूरे सवाल को आपने अटेम्प्ट करना है प्रोपोर्शनेट पॉलिसी से। जी मोहसिन और जुलेखा क्लियर है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका हो गया होमवर्क। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं फिर एक और क्वेश्चन को जो है वो देखती हूँ और फिर इंशाल्लाह उसको भी करते हैं। चलें जी, ये हैंड आउट नंबर 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर हैंड आउट नंबर 1 में हमने जितने भी सवाल किए थे वो स्ट्रेट लाइन मेथड के थे। स्ट्रेट लाइन मेथड आसान है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्ट्रेट लाइन मेथड का था, क्वेश्चन नंबर 3 भी स्ट्रेट लाइन मेथड का था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, विलियम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2010 एंड परचेज्ड वेरियस मशीनरीज ओवर द नेक्स्ट 2 years, ठीक है। He has decided to depreciate the machineries on a straight line basis at 25% per annum on cost on the machineries on a proportionate basis। अब यहाँ पे straight line method को थोड़ा complicate कर दिया, वही question number 2 की तरह है, लेकिन अब difference क्या है, उसमें full year policy नहीं है, उसमें proportionate policy follow करनी है। During the next 2 years, the following purchases took place। और आपको क्या करना है, विलियम प्रिपेयर्स अकाउंट्स टू 31 दिसंबर ईच ईयर। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें क्लास में, अभी आप लोग सॉल्व करते हो उसको। दिस माइट नॉट बी एज इजी एज इट मे साउंड, ठीक है। फुल ईयर पॉलिसी करना आसान है, प्रोपोर्शनेट पॉलिसी में अब आपको ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखें, आपको 2010 वाले साल में मैंने 2 मशीनरीज दे दी हैं, तो आपने पहले उन दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करनी है स्ट्रेट लाइन मेथड से। 25% पर एनम ऑन कॉस्ट,
अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड ना भी लिखता, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 25% पर एनम ऑन कॉस्ट, तो वो आपकी हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो जल्दी से मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट तीनों अकाउंट्स बनाए 2010, 11 और 12 के, 3 सालों के बनाने हैं, ठीक है, 3 सालों के बनाने हैं। चलें जी शुरू हो जाए। इंशाल्लाह 15-20 मिनट में मैं आपसे पूछ लूंगी कि क्या सिचुएशन है, और फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे और फिर देखेंगे कि अगर हम एक और क्वेश्चन कुछ कर सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का, अगर नहीं हो सकता तो फिर कल करेंगे इंशाल्लाह उसको, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलें जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो आपके सॉल्यूशंस हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मैंने सिर्फ आप लोगों का ये चेक करना था कि आप लोग डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट सही करते हैं या नहीं करते, राइट। तो पहला साल जो आपका है 31 दिसंबर 2010, उसका आपका टोटल डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए, उसका होगा 466,250, ठीक है। 31 दिसंबर 2011 पे का आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा कितना, 1015,000, और जो आखिरी साल जिसका आपको काउंटिंग करनी है 31 दिसंबर 2012, उसका टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास निकलेगा 1140,000, ठीक है। तो आई होप ये सबका क्लियर हो गया, सबका कोई इशू नहीं है उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये मैंने आपको होमवर्क में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में सीधा सीधा कॉस्ट पे अप्लाई करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है और सिर्फ 2 सालों का आपको निकालना है, ठीक है, और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के थ्रू। हैंडआउट नंबर 2 में अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है कि अब आपने वही ऊपर वाला सवाल, ऊपर वाला क्वेश्चन, अब उसके अंदर डेप्रिसिएशन मेथड क्या हो जाएगा, 20% पर एनम, ठीक है, ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और उसमें प्रोपोर्शनेट पॉलिसी को यूज करते हैं, और इंफॉर्मेशन अब आपने ये यूज करनी है। तो करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है, ज्यादा नहीं है होमवर्क, ठीक है, इतना तो अब आपको करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है एग्जाम्स इतने नजदीक आ गए हैं, पढ़ाई तो करनी है हमें, तो अच्छा है अगर हम होमवर्क के थ्रू कवरेज इसकी कर लेते हैं। कल फिर मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर दूंगी, इश्यूज होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे, नहीं होंगे तो वो वेरी गुड, अच्छी बात है। फिर एक दफा हम इन सारे हैंड आउट्स को कवर कर लेंगे, तो फिर पास पेपर्स को देख लेंगे जो मैंने हैंड आउट अपलोड किया हुआ है पैक के क्वेश्चन बैंक का, नहीं ये मैं भी अपलोड कर रही हूँ, ये मैं भी अपलोड कर रही हूँ, ठीक है, क्लास के एंड पे। तो ठीक है, इधर तक ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क कर लेना, चाहो तो अभी बैठ के कंटिन्यू उसको कर लो, ताकि अभी आपके पास तकरीबन आधा घंटा है, 15-20 मिनट है 11 बजने में, तो इसको चाहो तो अभी कंटिन्यू कर लो। फिर इंशाल्लाह कल जो है हम इसके फर्दर क्वेश्चंस हम देखेंगे, थोड़े डिटेल में हमने चीजें देखनी है, कुछ डिफरेंट चीजें हैं उनको देखना है। फिर कल इंशाल्लाह जो है वो एक दो और सवाल हम देखेंगे, और मंडे को होपफुली हम लोग का लास्ट डे होगा डेप्रिसिएशन का, ठीक है, डेप्रिसिएशन मंडे को कंप्लीट हो जाएगी। मंडे को आपका है 26 खैर से, और फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में भी हफ्ता लगेगा ज्यादा से ज्यादा, इन्वेंट्री भी फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन वी विल हैव जनवरी का महीना फॉर एरर्स, फॉर फाइनल अकाउंट्स एंड फॉर पार्टनरशिप्स, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आई थिंक पेस हम लोग का मेरे हिसाब से तो बड़ा ही अच्छा जा रहा है, ठीक है, और इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस इन टाइम, ठीक है। तो ये भी करें, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 करें। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लंबा है, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो फिर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। जुलेखा इसको अटेम्प्ट भी मत करना, ठीक है, ये ना फिर क्लास में फिर आप ऐसे ही बैठे हुए हो, साथ ही कर लो, ज्यादा सही है, ठीक है। तो ये मैं भी हैंड आउट अपलोड कर रही हूँ, सही है, दैट्स इट। कोई सवाल? और अभी याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 4 तक जितना भी हमने काम किया ना, क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ चुका हुआ है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन वैसे क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने जितना काम किया ये किस्म की वार्म अप एक्सरसाइजेस हैं आपके लिए। आपके पास इतने सिंपल और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं आ सकते। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल दिया कि जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डाल दिया, तो आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड प्रोपोर्शनेट पॉलिसी के साथ ये थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स अब जो हम सवाल कर रहे हैं ये अब थोड़े से एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सही है मोहसिन और जुलेखा, इजाजत है, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, ठीक है जी। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।